हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप। पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे हम एबनॉर्मैलिटी पे आते हैं या फिर 6 से 7 सेमेस्टर ओबीजी 2 पे आते हैं। ये हमारा मिडवाइफरी एंड ओबीजी नर्सिंग सेकेंड है, क्योंकि 6 सेमेस्टर में हम क्या पढ़ते हैं डियर, ओबीजी फर्स्ट पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो जाता है कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी या मिडवाइफरी नर्सिंग में हमारा क्या रोल होता है, या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल लेबर क्या चीजें होती हैं, ये सब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होता है। जब हम सेकेंड में आते हैं, 7 सेमेस्टर में आते हैं, ओबीजी 2 पढ़ने के लिए आते हैं, तब हमें मेनली कॉम्प्लिकेशन देखना होता है कि यहाँ सारी चीजें नॉर्मल नहीं होती। एक प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी होती हैं, हाई रिस्क केसेस भी होते हैं जहाँ पे फीमेल को बहुत ही एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, जिससे हम उसको उस प्रॉब्लम से निकाल पाए। राइट, तो ऐसे ही हम एक एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए जाएंगे, उसमें क्या कारण रहा है, किस वजह से होता है, इंडिया में इसका इंसिडेंस देखें तो कितना होता है, कितनी प्रेगनेंसी पे ये प्रॉब्लम्स देखा जाता है, ऐसे एक एक करके टॉपिक सारे हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो एबनॉर्मल या कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी या हाई रिस्क प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी का नाम है हाइपरेमेसिस ग्रेविडिनम। तो आज की इस क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडिनम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड आज की इस क्लास में हमें क्या क्या नॉलेज मिलेगा, या फिर आज की पूरी क्लास को पढ़ के हम क्या सीख पाएंगे। तो वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, पहले तो हम नॉर्मल डिस्कस करेंगे वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, देन हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडिनम, इसके कारण क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होता है, अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग होता है, उसी को हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडिनम बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाइपर, हाइपर मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा। हाइपर मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा। हाइपर जहां पे भी वर्ड आएगा वहां पे आप समझ जाओगे कि एक्सेसिव हो रहा है, कोई भी चीज एक लिमिट से बढ़कर हो रहा है, हाइपर का मतलब। और एमेसिस का मतलब क्या होता है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग यानी कि इस फीमेल को एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है। ग्रेविडेरम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी में उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मेडिसिन भी बहुत ध्यान से देते हैं, सब कुछ ही बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ देते हैं, क्योंकि फीटस भी इनसाइड है, नहीं तो बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी को पढ़ना। सबसे पहले मैं बता दूं, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी नॉर्मल कंडीशन है। वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी एक नॉर्मल कंडीशन है। बहुत मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं वो प्रेगनेंसी में उन्हें क्या होता है, वॉमिटिंग, तो उसे हम कोई प्रॉब्लम्स नहीं बोलेंगे, उसे हम कोई हाई रिस्क केसेस में नहीं रखेंगे, या कोई कॉम्प्लिकेशन उससे नहीं होता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, आप बोल सकते हो वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, एंड इट अकर ड्यू टू द एंड इट अकर ड्यू टू द increase level of HCG। HCG क्या है, ह्यूमन कॉरियोनिक, याद होगा आपने पढ़ा होगा पहले भी, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स। ठीक है, ये हार्मोन्स है प्रेगनेंसी में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है, और ये धीरे धीरे करके प्रेगनेंसी में बढ़ना स्टार्ट होता है, अपने पीक लेवल पे 10 वीक्स पे जाता है और 16 वीक पे अपने कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है। तो जब अपने ये पीक लेवल पे होता है तब फीमेल को थोड़ा वॉमिटिंग किसी किसी को बहुत ज्यादा रहता है। राइट, तो हमने बोला कि ये बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, क्योंकि इस हार्मोन्स की वजह से फीमेल को, मोस्ट ऑफ द फीमेल को वॉमिटिंग होता है। ठीक है, तो इसे वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी को हम क्या बोल सकते हैं, किस वजह से हुआ, एचसीजी की वजह से हुआ, और ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। इसे हम और क्या बोल सकते हैं, एमेसिस ग्रेविडेरम भी बोल सकते हैं। देखो एमेसिस ग्रेविडेरम नॉर्मल है। ठीक है, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी को हमने क्या बोल दिया, एमेसिस ग्रेविडेरम बोल दिया, या फिर हमने बोल दिया है मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है फीमेल को। आपने इस नाम से सुना होगा कि फीमेल को क्या हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, जिसमें बोला जाता है कि बेड के साइड में बिस्किट रखना है, कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बिस्किट्स रखने हैं, और उठने से पहले वो खाना है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द फीमेल को वॉमिटिंग हो जाता है, ड्राई क्रैकर्स वगैरह रखना है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, एमेसिस ग्रेविडेरम, मॉर्निंग सिकनेस, या फिर हम क्या बोलते हैं डियर, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग इन
pregnancy, and it is a normal finding and it occurs due to the hormonal changes and due to the increased level of HCG hormone. इतना हमें समझ में आ गया. बट यहाँ हम नॉर्मल चीजें डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको पता है. और सबसे पहले हमने हेडिंग लगाया हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम. मैंने आपको आज की क्लास में हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम का मतलब बता दिया है. हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम का मतलब ही क्या होता है डियर? एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. क्या होता है? excessive vomiting during pregnancy, excessive vomiting during pregnancy, right? अब अगर हमें एग्जाम में आ जाए और हमें डिफाइन करना हो, एग्जाम में हमें डेफिनेशन लिखना हो, तो हम कैसे लिखेंगे? हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम को? तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? इट इज अ सीरियस या फिर एक्सेसिव वॉमिटिंग. आप क्या बोलोगे? इट इज अ एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज गॉट द डेलिटोरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ मदर. एक सेकेंड. हाँ ठीक है, सॉरी, चलो ठीक है. हम सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे थे? डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे. तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग. एक्सेसिव वॉमिटिंग का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, मतलब फीमेल लिक्विड भी ले रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, कुछ भी पानी ले रही है, तुरंत वॉमिटिंग हो रहा है. तो हाइपर एमेसिस का मतलब ही हमने एक लाइन में तो वैसे लिख लिया, एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट 2 नंबर के डेफिनेशन में या 1 नंबर में आता है शॉर्ट नोट्स में, तो हम सिर्फ इतना लिख के तो नंबर नहीं ले सकते, वहां पे हमें थोड़ा और लिखना होगा, अच्छे से लिखना होगा. तो यहां हम लिखते हैं इट इज अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग. इट इज अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग. ठीक है, ये क्या होता है? सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होता है. किस टाइम पे होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे. इट इज अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने जैसे याद करवाया बस वैसे याद करना कि सीवियर टाइप का वॉमिटिंग होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, और इस वजह से विच गॉट द डिलेटोरियस, इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है, या फिर हमारी बॉडी पे नहीं, इसका इफेक्ट उस प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी पे क्या करता है? विच हैज गॉट द deleterious effect on the health of mother. Deleterious effect on the health of mother. ठीक है, हमने यहां तक लिख दिया. और एंड द मदर कैन नॉट परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. जो फीमेल का डे टू डे एक्टिविटीज होता है, फीमेल को वो परफॉर्म करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि फीमेल लिक्विड भी नहीं ले पाती, कुछ खा भी नहीं पाती, वैसे ही वीकनेस हो जाती है फीमेल को. ठीक है, तो हमने लिखा इट इज अ सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज गॉट द डेलिटोरियस इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ मदर, एंड मदर कैन नॉट परफॉर्म द डे टू डे एक्टिविटीज. एंड मदर कैन नॉट परफॉर्म हर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, या फिर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के जो काम है उसे परफॉर्म करने में फीमेल को क्या आती है? दिक्कत आती है, या डे टू डे एक्टिविटीज भी आप बोल सकते हो. तो अब आपको डेफिनेशन से ये तो क्लियर हो गया, कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम क्या होता है. अगर मैं इसके इंसिडेंस की बात करूं आपके सामने, अगर मैं इसके इंसिडेंस की बात करूं कि इसका इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस का मतलब ऐसे समझना, अब तक तो आपको इंसिडेंस वगैरह बहुत अच्छे से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ के समझ में आ गया होगा. इंसिडेंस का मतलब होता है डियर कि कितनी प्रेगनेंसी पे हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम देखा जाता है. जैसे मैंने कहा 1000 प्रेगनेंसी, 1000 प्रेगनेंसी में 1000 प्रेगनेंसी में कितनी प्रेगनेंसी ऐसी हैं जिसमें क्या होता है डियर? हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम देखा जाता है. तो याद रखना, अभी 30 इयर्स में, इन 30 सालों में, 30 इयर्स में हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम के केसेस बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस हो गए हैं. ठीक है, इन 30 इयर्स हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम केसेस गेट रिड्यूस्ड. ठीक है, और हम क्या बोलते हैं? इसका इंसिडेंस अब है लेस देन वन हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम इन 1000 प्रेगनेंसी, लेस देन 1 in 1000 प्रेगनेंसी, लेस देन 1 in 1000 प्रेगनेंसी. 1000 प्रेगनेंसी में से, 1000 प्रेगनेंसी में से सिर्फ एक प्रेगनेंसी या फिर उससे भी कम,
एक से कम तो क्या ही होगा, मतलब 1000 से भी ज्यादा केसेस में सिर्फ एक केसेस जो है वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम का देखा जाता है। तो हमने ये देखा कि इंसिडेंस में इन 30 इयर्स में बहुत ज्यादा केसेस रिड्यूस हो गए हैं, यानी कि 1000 में भी कम पड़ रहा है, 1000 में भी कभी एक होता है कभी नहीं होता है, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा केसेस में देखा जाता है। तो ये हमारा क्या है डियर, हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम की एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका इंसिडेंस क्या है। अब हम बात करेंगे कि ट्राइड एडवर्स इफेक्ट, अगर एक फीमेल को इतना सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग होता है तो वो तो प्रेग्नेंट है, एक नॉर्मल पर्सन को वॉमिटिंग हो जाए तो हालत खराब हो जाती है, और एक प्रेग्नेंट फीमेल को इतनी ज्यादा वॉमिटिंग हो, उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पे क्या पड़ता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट, व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहां पे हम ट्राइड एडवर्स इफेक्ट पढ़ते हैं, ट्राइड एडवर्स इफेक्ट। ट्राइड एडवर्स इफेक्ट, अब ये ट्राइड एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो ये देखो, इसको हम ऐसे एग्जाम में अगर दिखाएं तो हमें नंबर ज्यादा मिलते हैं कि हमने ट्राइड एडवर्स इफेक्ट को दिखाया। पहले हमने बताया हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम क्या है, फिर हमने इस तरह से ट्राइड का मतलब 3 चीजें होती हैं, इसी में हमने दिखा दिया कि फीमेल को क्या होता है, मोर देन 5% लॉस ऑफ वेट, प्री प्रेग्नेंट वेट से 5% से ज्यादा, जितना मतलब मान लो 50 kg की थी तो मोर देन 5% लॉस हो जाता है फीमेल का वेट लॉस, ठीक है। तो मोर देन 5% ऑफ द प्री प्रेग्नेंट वेट लॉस, मोर देन 5% ऑफ द more than 5% loss of the pre-pregnant weight, loss of the pre-pregnant weight, ठीक है, पहला पॉइंट। अब फीमेल का वेट लॉस हो रहा है, इतना ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, पहला पॉइंट हमने लिखा। ट्राइड में 3 चीजें आती है, दूसरा हमने लिखा डिहाइड्रेशन, फीमेल को क्या होता है, डिहाइड्रेशन, इतना ज्यादा वॉमिटिंग करेगी तो डिहाइड्रेशन होगा ही। थर्ड पॉइंट ट्राइड के अंदर तीसरा पॉइंट क्या होता है, फीमेल का वेट लॉस हो गया, फीमेल को डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा फीमेल को क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल को थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे डियर, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से फीमेल की हेल्थ पे ये एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, फीमेल की हेल्थ पे ये एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है कि फीमेल का वेट रिड्यूस हो जाता है, फीमेल को डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्योंकि पानी तो जा नहीं रहा, कुछ भी ले रही है लिक्विड तो वॉमिटिंग हो रहा है, तभी हमने बोला है कि एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है। फीमेल को इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस भी हो जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ अदर एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखा जाता है कि फीमेल जितना वॉमिट करेगी सारा HCl यहां से बाहर निकल जाएगा और फीमेल को हो जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बट एक फीमेल को बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रहा है और बहुत लॉन्ग टाइम से हो रहा है, जिसमें फीमेल के जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें भी स्टार्वेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस दिखा जाता है, मींस इट्स अ लेट कॉम्प्लिकेशन, इट इज अ लेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बॉडी। स्टार्टिंग में फीमेल किस में जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्केलोसिस में, बाद में किस में जाएगी, एसिडोसिस में। तो ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले हम कारण देख लेते हैं, पहले हम कारण देख लेते हैं, कॉजेस क्या क्या है। ठीक है भाई, चलो, तो व्हाट आर द कॉजेस, इसमें कौन सा कलर दिखेगा, व्हाइट, ओके। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। कॉजेज को अगर हम देखें, कारण को अगर हम देखें तो कॉजेज क्या क्या होते हैं बताओ, बहुत ज्यादा HCG का बढ़ जाना। देखो वैसे एक्चुअल कॉज तो नहीं आइडेंटिफाइड रहता है, लेकिन फिर भी हम थ्योरी के बेसिस पे बताते हैं, दीज ऑल कॉजेज और इटियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। कुछ थ्योरीज होती हैं उसके बेसिस पे हम इसका पता लगाते हैं, जिसमें हमने थ्योरी पे देखा कि भाई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और एक है हमारा HCG का इंक्रीज होना। और HCG इंक्रीज कौन से केसेस में होता है आपको पता है, हाइडेटिफॉर्म मूल, हाइडेटिफॉर्म मोल और मल्टीपल प्रेगनेंसी।
मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ यूट्रस में होना। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है जिसमें एक यूट्रस में एक ही बच्चा हो, एक ही यूट्रस में 2 फीटस, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे एक साथ हो, उसे हम मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। हाइडेटिव फॉर्म मोल का मतलब होता है मतलब कुछ ग्रैप लाइक वेसिकल्स का बन जाना, एक्चुअल में फीटस नहीं होता, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाना। अभी हम पढ़ेंगे, इन दोनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आगे आगे नेक्स्ट एक एक करके टॉपिक में बताती जाऊंगी। तो अभी फिलहाल याद रखो कि ये दोनों प्रेगनेंसीज ऐसे होते हैं जिसकी वजह से HCG का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक कारण हुआ। इसके अलावा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन भी जिस फीमेल में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, प्रोजेस्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रोजेस्ट्रॉन एक्ट एज अ मसल्स रिलैक्सेंट की तरह काम करता है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है, स्पिंक्टर्स को रिलैक्स कर देता है, और फीमेल जैसे ही थोड़ा खाएगी, एकदम लेटेगी, तो उसे हार्टबर्न, वॉमिटिंग, नोजिया ऐसा फील होता रहता है। तो एक कारण हम ये भी कह सकते हैं, कि दूसरे हार्मोन्स के लेवल का बढ़ना जो प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमन है, जैसे कि ईस्ट्रोजन का बढ़ना, इंक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल। ठीक है, तीसरा इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेवल, ये कारण हो सकता है। ठीक है, और क्या कारण हो सकता है, और क्या कारण, ये तो चलो हमें पता चल गया। इसके अलावा कुछ फीमेल को ना साइकोजेनिक हो जाता है कि एक बार वॉमिटिंग हो गया, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि किसी भी चीज से मुझे वॉमिटिंग आ रहा है, तो थोड़ा साइकोजेनिक भी होता है, ये साइकोजेनिक भी होता है। मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है तो डॉक्टर उस टाइम पे कहते हैं, जब उन्होंने देखा कि साइकोजेनिक हो गया है, एक बार फीमेल को वॉमिटिंग हुआ, एडमिट किया, सब कुछ ठीक है, उनकी तरफ से सारी मेडिसिन सब कुछ दे दिया गया, फिर भी फीमेल बार बार वॉमिट, तो उसे बोलते हैं ठीक है घर पे ले जाओ, एक बार होम का एनवायरमेंट मिलेगा, अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा तो वहां पे ठीक हो जाएगा। तो हॉस्पिटलाइजेशन भी होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के केस में। ठीक है, डेलेटोरियस इफेक्ट का मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ मदर, इसीलिए यहाँ एडमिशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ डाइटिक डेफिशिएंसी होते हैं। डाइट में अगर कोई फीमेल बहुत ही लो कार्बोहाइड्रेट रिसीव कर रही है, उसकी बॉडी में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट है, जैसे गुस्सा हो गई, कुछ एकदम ऐसे हो गया कि भाई आज हस्बैंड से लड़ाई हो गई है, चलो भाई चलो, आज उसने खाना ही नहीं खाया, रात भर खाना नहीं खाया, सुबह जाके उसकी हालत खराब, अब तो भाई पानी भी ले रही है तो वॉमिटिंग, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये किस वजह से होता है? डाइटिक डेफिशिएंसी की वजह से होता है, लो कार्बोहाइड्रेट रिसीव करने की वजह से होता है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, इन सब की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं डाइटिक डेफिशिएंसी, जिसमें हम लिखेंगे अगर फीमेल क्या करती है, लो कार्बोहाइड्रेट रिसीव करती है, जैसे रात में खाना खाया ही नहीं, तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट रिजर्व होगा बॉडी में, नहीं होगा। तो फीमेल ने क्या किया, लो कार्बोहाइड्रेट रिसीव किया। फीमेल ने क्या किया डियर, इसके अलावा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, विटामिन B1 एंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो ये भी आप कारण देखते हो, डाइटिक डेफिशिएंसी, साइकोजेनिक, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, HCG, इन सारे हार्मोन्स का बढ़ जाना एक कारण होता है। कुछ कंडीशन में ये एलर्जिक और इम्यूनोलॉजिकल कॉज भी रहता है। ठीक है, एलर्जिक कंडीशन एंड इम्यूनोलॉजिकल कॉज भी रहता है, इम्यूनोलॉजिकल बेसिस भी रहता है, जिसकी वजह से फीमेल को वॉमिटिंग होता है, और गैस्ट्रिक मोटिलिटी के डिक्रीज हो जाने की वजह से, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ेगा उतना ज्यादा मसल रिलैक्स होगा, उतना ज्यादा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये सारे कारण होते हैं फीमेल के वॉमिटिंग के पीछे भी। ठीक है, तो 6 पॉइंट में अगर आप लिखना चाहते हो तो एलर्जिक एंड इम्यूनोलॉजिकल बेसिस लिख सकते हो, allergic and immunological basis। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, ये भी कारण रहता है, राइट। दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, जिसकी वजह से फीमेल को बहुत 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 ज्यादा वॉमिटिंग होता है। फीमेल इवन लिक्विड भी लेती है तो वो क्या हो जाता है डियर, एकदम फीमेल लो भाई वॉमिटिंग
ठीक है, तो प्रेगनेंसी में या फिर कुछ ज्यादा ही सीरियल देख लिया है, क्योंकि सीरियल में क्या होता है डियर, नाटक आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है, अगर एक फीमेल वॉमिट करती है ना, अरे अरे कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रेगनेंसी है, मतलब वो कुछ सोचते ही नहीं है। अगर फीमेल शादी के बाद अगर वॉमिटिंग कर रही है तो उनका कहना यही है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, फीमेल क्या है डियर, प्रेगनेंसी है। समझ में आ रहा है? तो मूवी वाली कहानी अगर उसने सोच लिया हो कि भाई एक बार वॉमिटिंग हुआ तो प्रेगनेंसी है, तो भाई पूरे प्रेगनेंसी में वॉमिट 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 ही करते रहना है। चलो, नेक्स्ट बात हम करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे डियर, साइन एंड सिम्टम्स। कॉजेस हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे फीमेल बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करती है तो उसकी वजह से क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो या तो आप इसे क्या लिख सकते हो, क्लिनिकल फीचर्स लिख सकते हो, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम, या फिर आप इसे साइन एंड सिम्टम्स भी लिख सकते हो जो फीमेल के अंदर है। तो मैंने आपके समझने के लिए दोनों चीजें लिखी हैं यहाँ पे कि हम साइन एंड सिम्टम्स भी लिख रहे हैं, क्लिनिकल फीचर्स भी लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि क्लिनिकल फीचर्स पूरा पढ़ लो और उसके बाद बोलो कि अरे मैम ने तो साइन एंड सिम्टम्स तो बताया ही नहीं, क्लिनिकल फीचर्स बता के छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अब आप क्या है, 7th सेमेस्टर में हो, अब आप अपग्रेडेड नेक्स्ट क्लास में आ गए हो, तो थोड़ा सा ऐसा ऐसे वाली चीजें नहीं करनी है। अगर हाँ फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकेंड ईयर के बोलते हैं तो समझ में आता है, सेकेंड थर्ड सेमेस्टर के बच्चे, बट आपके साथ ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो एक एक करके हम पॉइंट लिख लेते हैं। आप रिकॉल करो कि क्या क्या फीमेल को वॉमिटिंग हो रहा था, तो भाई वॉमिटिंग ही तो होगा ना साइन एंड सिम्टम्स में, यस। इसे हम बोलते हैं परनीशियस वॉमिटिंग। परनीशियस वॉमिटिंग का मतलब होता है इवन फीमेल को लिक्विड भी डाइजेस्ट नहीं होता, अगर वो थोड़ा सा भी लिक्विड ले तो वो वॉमिट हो जाता है, एंड इज कॉल्ड एज परनीशियस वॉमिटिंग। परनीशियस वॉमिटिंग, परनीशियस वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है डियर, इफ फीमेल इवन नॉट डाइजेस्ट द लिक्विड, जैसे ओरली उसने लिक्विड लिया और वो वॉमिटिंग हो जाता है, तो फीमेल बिल्कुल भी चीजों को क्या नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती। जैसे वो लिक्विड लेती है वैसे ही वॉमिटिंग हो जाता है, खाना वाना तो खाया ही नहीं जा रहा है, पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसे परनीशियस वॉमिटिंग हमने बोला है। या फिर फीमेल का क्या हो जाता है, पुअर एपेटाइट, पुअर एपेटाइट। और क्या होगा, और क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक होगा ना, जब वॉमिटिंग हो रहा है तो न्यूट्रिशनल इनटेक कहां से होगा। आपने बोला था प्रेगनेंसी में फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था, मतलब OBGYN में सीखा था कि भाई हमें इतना प्रोटीन देना है, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना कैल्शियम, इतना है, इतनी सारी न्यूट्रिशनल चीजें सप्लीमेंट्स देनी है, प्रोटीन्स भी खिलाना है, लेकिन फीमेल तो यहाँ कुछ भी नहीं ले पा रही है। ठीक है, और किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है, ये जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर तक चल सकता है, किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना कि मैम स्पेशली किस में होगा। ठीक है, और मैंने जैसा बोला है मोर देन 5% लॉस ऑफ द प्री प्रेग्नेंट वेट, प्री प्रेग्नेंट वेट, वेट लॉस होता है, कहने का मतलब सीधा क्या लिखोगे आप, वेट लॉस होगा फीमेल का, वेट लॉस होगा, फीमेल का वेट लॉस हो रहा है, फीमेल न्यूट्रिशनल इनटेक नहीं ले पा रही है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। ठीक है, फीमेल को डिहाइड्रेशन होता है, इसके साथ साथ आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोलाइट। यही सिम्टम्स होते हैं, यही देखो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसमें अलग से हम कुछ इतना नहीं करने वाले, यही सारे सिम्टम्स होते हैं। लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे और लिख लेते हैं। 7th पॉइंट लिखेंगे, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। ऐसे एग्जाम में मत लिखना, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। और फीमेल को क्या होता है डियर, यूरिन आउटपुट तो कम हो ही रहा है, यूरिन आउटपुट कम होने के साथ साथ एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने देखा था। अगर हम पल्स देखें, वाइटल्स देखें तो रैपिड पल्स होगा, डिक्रीज बीपी होगा। ठीक है, अगर हम पल्स देखें, वाइटल्स देखें तो रैपिड पल्स, रैपिड पल्स, रैपिड पल्स रेट एंड डिक्रीज बीपी।
डिक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर, और हम देखेंगे एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक लिखना, फीमेल को क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो आप बोलोगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फीमेल को कब हो रहा है, ड्यू टू वॉमिटिंग, एक्सक्रीशन ऑफ द, जितना भी HCl होता है वो बाहर निकल जाता है। हमने क्या बोला कि फीमेल को यहाँ पे एल्कलोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड बॉडी का बाहर निकल गया। बॉडी का एसिड क्या हुआ, जो स्टमक के अंदर जो HCl था वो क्या हुआ, बाहर निकल गया वॉमिटिंग से, तो फीमेल किस में चली जाएगी, एल्कलोसिस में चली जाएगी। तो ऐसे ही आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस याद रखना है, ड्यू टू वॉमिटिंग, लॉस ऑफ HCl फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, लॉस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लॉस ऑफ HCl का लॉस होता है, इस एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लॉस होता है, जिसकी वजह से फीमेल एल्कलोसिस में चली जाती है। ये आपके समझने के लिए लिख रही हूँ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, जब फीमेल की बॉडी का एसिड निकल गया है, फीमेल पहले ही एल्कलोसिस में थी, अब उसको कुछ भी न्यूट्रिशनल कुछ मिल ही नहीं रहा है, फीमेल कुछ पानी तक भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो कहाँ से क्या होगा, और लॉन्ग टाइम तक ऐसा रहा तो क्या हो जाता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, सेल्स में स्टार्वेशन हो जाता है। ठीक है, और जब सेल को कुछ मिलेगा नहीं, सेल के अंदर स्टार्वेशन होगा, तो वो क्या करेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड यहाँ पे क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है। तो हमने बोला मेटाबॉलिक एसिडोसिस अकर ड्यू टू द सेल स्टार्वेशन। सेल स्टार्वेशन मतलब क्या हुआ, सेल्स के पास जो है कुछ भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिशनल सब्सटेंस कुछ है ही नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन काम करेंगे तो ये क्या करते हैं, सेल स्टार्वेशन की कंडीशन में कंटिन्यू ग्रोथ तो करते रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो करते रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, सेल स्टार्वेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ये आपको याद रखना है। सेल स्टार्वेशन की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, formation of lactic acid, and due to the presence of this lactic acid, female having the acidosis, female किस में जाएगी, एसिडोसिस में जाएगी। इतना आपको याद रखना है। तो यहां से देखो, यहां से हमने क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स को लिखना स्टार्ट किया था। सीवियर केसेस में क्या होते हैं, जॉन्डिस तक भी होता है, वो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चलो लिख लिया सबने, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे और क्या होगा, हमने एसिडोसिस लिख लिया, हमने एल्कलोसिस लिख दिया। इसके अलावा मैंने बोला है सीवियर केसेस में क्या होता है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी होती है, लीवर भी अफेक्ट करता है। इन सीवियर केसेस क्या होता है, जॉन्डिस, ब्रैकेट में लिख लेना, इन द सीवियर केसेस में होगा, सीवियर केसेस में होगा। और इसके अलावा इतना ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा बॉडी से, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर क्या होगा डियर, हीमो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, हीमो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, एंड हीमो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड होने की वजह से क्या होता है, हीमो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड होगा विद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है, बढ़ जाता है, हीमो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड राइजिंग द BUN, आप पढ़ चुके होंगे इन द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। BUN का मतलब क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एंड डिक्रीज सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो चुका है, ब्लड के अंदर हीमो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड हो चुका है, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड हमारा हो चुका है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ रहा है, एंड डिक्रीज सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड, जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होते हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, उनका लेवल क्या हो रहा है डियर, डिक्रीज हो रहा है, यूरिन आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लिख लिया सबने, चलो तो ये है हमारे क्या डियर, क्लिनिकल फीचर्स एंड साइन एंड सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को देखें तो इसे हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, इस हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को, इस हाइपर एमेसिस
ग्रेविडेरम, वैसे इतना बड़ा टॉपिक नहीं है बट फिर भी आपको थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को हम इस तरह से माइल्ड या फिर अर्ली और लेट करके आप कर सकते हो, माइल्ड मॉडरेट सीवियर करके कर सकते हो। ठीक है, तीन तरह से आप इसे कैटेगराइज कर सकते हो, माइल्ड, मॉडरेट कंडीशन और सीवियर कब होगा, सीवियर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कब होगा। कोई मुझे बता सकता है कैसे हम इसे कैटेगराइज करेंगे माइल्ड मॉडरेट सीवियर में? बताओ जल्दी से। देखो, अगर वेट लॉस हो रहा है बट नो डिहाइड्रेशन, वेट लॉस हो रहा है, नो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड सर्कुलेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, या फिर फीमेल पूरी तरह से कोलैप्स हो रही है, मींस बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, लाइक ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है बढ़ रहा है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड डिक्रीज हो रहे हैं, एसिडोसिस एल्केलोसिस की कंडीशन, एसिडोसिस की कंडीशन हो रही है, एल्केलोसिस तो पहले ही हो जाता है, एसिडोसिस की कंडीशन फीमेल को हो रही है, इसका मतलब वो सीवियर केसेस है। बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं विद कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो हमें देखने को मिलता है, तब हम उसे सीवियर केसेस में बोलते हैं। डिहाइड्रेशन और सर्कुलेटरी चेंजेस होगा तो वो मॉडरेट होगा। अगर माइल्ड के केसेस को देखें तो माइल्ड के केसेस में क्या होता है, सिर्फ वेट लॉस होता है। माइल्ड के केसेस में क्या होगा, इफ वेट लॉस एंड नो डिहाइड्रेशन, मैं लिख देती हूं कि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि यहां मैम ने क्यों नहीं लिखा, यहां डिहाइड्रेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, वेट लॉस ही होता है। मैंने देखो नो डिहाइड्रेशन लिखा है, ठीक है। यहां मैं क्या लिखूंगी, यहां फीमेल को क्या होता है, मॉडरेट है, तो कैसे पता चलेगा, यहां फीमेल को डिहाइड्रेशन होगा, एंड डिहाइड्रेशन एंड सर्कुलेटरी चेंजेस, ठीक है। सीवियर के केसेस में अगर हम देखें तो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, एंड complication seen, then it's called as severe hyperemesis gravidarum। तो हमने हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम को उसके क्लिनिकल फीचर्स को देखते हुए, इसीलिए मैंने पहले आपको साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स बताया, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम इसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो आपने पता चल गया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर क्या है। बायोकेमिकल चेंजेस मैंने आपको बता दिया कि फीमेल लेट केसेस में किस में जाती है, जैसे एसिडोसिस में जा रही है। ठीक है, फीमेल के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड हो रहा है। तो इस तरह से हम बायोकेमिकल चेंजेस जो हैं वो देख रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं फीमेल के अंदर। तो ऐसी चीजें हैं बायोकेमिकल चेंजेस, डिहाइड्रेशन, सर्कुलेटरी चेंजेस, ये आपका हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम हो गया। अब हम इतना कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन सीन, तो आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि मैम कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, फिर हम मैनेजमेंट पे चलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस पहले देख लेते हैं, फिर हम मैनेजमेंट को देखेंगे। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम, What are the complication of hyperemesis gravidarum? कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? देखो, कॉम्प्लिकेशंस को देखें तो आप बताते जाओ। अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा ही वॉमिटिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है, क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं? तो सबसे मोस्ट कॉमन देखें तो बहुत ज्यादा लिक्विड का लॉस हो जाएगा, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो भी हमारी बॉडी में डेफिसिट हो जाते हैं। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन जैसे कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे बेरी होता है, और उसकी वजह से ही वर्निक्स इंसेफेलोपैथी होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन देखा न्यूरोलॉजिकल। ऐसा मतलब नहीं है कि पहले न्यूरोलॉजिकल ही होगा, इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी होता है, स्ट्रेस अल्सर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट हाँ, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या चीजें होंगी वो आप लिख लेना। इसके अंदर आप लिखोगे सबसे पहला वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, एंसेफेलोपैथी, बेरी, ये सब किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से वर्निक्स एंसेफेलोपैथी एंड बेरी जो है ये प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में हम देखें तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होता है, कॉर्सकॉफ साइकोसिस। ठीक है, फीमेल को साइकोसिस में जाएगा, कॉर्सकॉफ
साइकोसिस, साइकोसिस एंड डिप्रेशन, इट्स अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो फीमेल के अंदर देखा जाता है। अगर कोई फीमेल बहुत टाइम से वॉमिटिंग कर रही है और कुछ लिक्विड खाना डाइट प्रॉपर ले नहीं पा रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस अल्सर डेवलप होते हैं इन स्टमक, तो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन आप लिखोगे, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन आप लिखोगे स्ट्रेस अल्सर्स इन स्टमक, स्ट्रेस अल्सर इन स्टमक। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? चलो नेक्स्ट लिखेंगे ईसोफेजियल, नेक्स्ट स्ट्रेस अल्सर्स इन स्टमक। इसके अलावा क्या होगा, ईसोफेजियल टीयर एंड ब्लीडिंग होता है। ठीक है, ईसोफेजियल इतना ज्यादा वॉमिटिंग कर रही है तो फीमेल को क्या होता है, जो ईसोफेगस होते हैं, ईसोफेजियल टीयर एंड ब्लीडिंग, बार बार गैस्ट्रिक कंटेंट वॉमिटिंग, फिर बार बार वॉमिटिंग होने की वजह से ईसोफेजियल टीयर हो जाता है एंड यहाँ से ब्लीडिंग होता है। आपने देखा होगा हमें ही कई बार बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो जाए तो क्या होगा, जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो ब्लड आता है, तो हम डर जाते हैं कि हमारे वॉमिटिंग में ऐसे ब्लड आ रहा है। कई बार तो सच में ही अंदर से ब्लड आ रहा होता है, कई बार जो होता है ये टीयर होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लिख लेना। इसे किसी नाम से भी जानते हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसे क्या बोला जाता है? इसे एक सिंड्रोम भी बोला जाता है, इसे एक सिंड्रोम भी बोला जाता है। जल्दी से सोच के थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो क्या बोलते हैं? ईसोफेजियल, ईसोफेजियल टीयर एंड ईसोफेजियल ब्लीडिंग। और इसको किस नाम से जानते हैं? क्यों मैं आपसे पूछ रही हूं, बोलोगे अरे मैम बता दो ना क्यों हमारा टेस्ट ले रहे हो, क्योंकि आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ के आए हो। तो ईसोफेजियल टीयर प्लस ईसोफेजियल ब्लीडिंग को हम मेलोरी वेइस सिंड्रोम भी बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं डियर? दिस ईसोफेजियल टीयर एंड ब्लीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेलोरी वेइस सिंड्रोम, मेलोरी वेइस सिंड्रोम भी बोला जाता है, ईसोफेजियल टीयर और ब्लीडिंग को बोलते हैं। समझ में आ गया? मेलोरी वेइस सिंड्रोम हम बोलते हैं। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? जैसे कि मैंने बोला जॉन्डिस हो सकता है, लीवर अफेक्ट होगा तो हेपेटिक फेलियर हो सकता है, और फीमेल को रीनल इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या होगा, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी में लिक्विड नहीं होगा, डिहाइड्रेट होगा, हीमो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड होगा, और ये कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड जब हमारे अदर ऑर्गन्स के पास जाएंगे तो ऑर्गन फेलियर होना भी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये सारे सिम्टम्स जो है, कॉम्प्लिकेशंस जो है वो फीमेल में देखा जाता है, लाइक जॉन्डिस, hepatic failure, renal insufficiency, and it last in the very severe cases having the convulsion, coma and death. ठीक है, तो ये है कॉम्प्लिकेशन। और या फिर कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि हाइपोवॉलिमिक शॉक में चली जाएगी, कॉमा में चली जाएगी, डेथ हो जाएगा, तो सेम वही चीजें हैं, राइट? तो मैंने क्या बोला, हीमो कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड अगर हमारे अदर ऑर्गन्स के पास जाएगा तो जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम फीमेल के अंदर दिख सकता है, जॉन्डिस, हेपेटिक फेलियर, हेपेटिक फेलियर, रीनल इनसफिशिएंसी, renal insufficiency, and at last having the hypovolemic shock, comma and death, convulsion, comma and death. ठीक है, तो ये हाइपोवॉलिमिक शॉक, कन्वर्जन, कॉमा एंड डेथ, दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन जो हमने यहां से स्टार्ट किया था, दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम। आपने देखा इतनी प्रॉब्लम है, साइन एंड सिम्टम्स ये है, कॉम्प्लिकेशन है, तो अब मैनेजमेंट पे चलते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को होती है तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें क्या करना चाहिए, या फिर इस कंडीशन में सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, मतलब इसका एक्चुअल मैनेजमेंट, डॉक्टर्स भी छोड़ो, इसका एक्चुअल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका एक्चुअल मैनेजमेंट क्या होता है, इस कंडीशन में क्या क्या जो है वो चीजें इस फीमेल के साथ होना चाहिए, तब हम अपने नर्सिंग मैनेजमेंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहला डियर होता है कि हमें जैसे ही देखा कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम है, हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अगर फीमेल को कुछ भी डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो मैं इन शॉर्ट लिखवा रही हूँ, आप बड़े से साइज में एक्सप्लोर करके एग्जाम के अंदर अच्छे से लिखना, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रही हूँ, नहीं तो फिर नोट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। पूरा डिटेल अगर हम कहानी लिख दे तो फिर तो नोट्स ही क्या है,
फिर तो आप एग्जाम में पढ़ भी नहीं पाओगे। टू द पॉइंट्स रहेगा तो एग्जाम में बना के लिख दोगे। तो मैं यहाँ पे पॉइंट पहला लिखवा दिया। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अगर किसी फीमेल को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, लिक्विड भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो भाई फटाफट हॉस्पिटलाइजेशन होता है। डॉक्टर्स इस केस में हॉस्पिटलाइजेशन करते हैं एंड नील पर माउथ मींस एनपीओ रखने के लिए बोलते हैं फॉर 24 आवर्स। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, एनपीओ रखते हैं फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स फीमेल को एनपीओ रखा जाता है और इस 24 घंटे कुछ भी पानी लिक्विड कुछ भी फीमेल को मुंह से देना नहीं है। तो भाई अब ऐसे तो होगा नहीं ना, बच्चा तो बच्चा भी है, मर ही जाएगा बेचारा बच्चा। तो हम क्या करते हैं, आईवी कैनुलाज लगाते हैं, आईवी कैनुला लगाते हैं, स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स, स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स। हमने आईवी फ्लूइड्स देना स्टार्ट कर दिया और बोला जाता है कि ये जो हम आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं इन 24 आवर्स, इन 24 आवर्स फीमेल को अप्रॉक्स, हम अप्रॉक्स बता रही हूँ, अप्रॉक्स हम 3 लीटर फ्लूइड्स देते हैं। इस 3 लीटर्स फ्लूइड में, इस 3 लीटर फ्लूइड्स में जो 1 से 1.5 लीटर बोला गया है, 1 से लेकर 1.5 लीटर जो फ्लूइड होता है वो आपका नॉर्मल सलाइन होता है। और कभी कभी इस नॉर्मल सलाइन में पोटेशियम भी थोड़ा ऐड करके फिर स्टार्ट करते हैं, इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर किसी फीमेल को बोला गया है तो हम नॉर्मल सलाइन जो है, NS है, RL है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं फीमेल को। 1 से 1.5 लीटर तो हमने नॉर्मल सलाइन दिया। और कभी कभी इफ प्रिस्क्राइब्ड एंड एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, ऐड पोटेशियम इन इट, ऐड पोटेशियम। अगर डॉक्टर ने बोला कि चलो एक काम करो, आप इस पोटेशियम डाल दो, ठीक है, 10 मैक्स पोटेशियम दे दो, 20 मैक्स पोटेशियम दे दो। अगर किसी की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, जैसे मैंने बोला सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी होती है, तो कभी कभी पोटेशियम ऐड करके भी किसी फीमेल को चलाया जाता है, ठीक है, बट चेक करने के बाद। ऐसे नहीं कि मैम ने लिखा है सबको चला देते, सबको नहीं, किसी को, इफ एडवाइज्ड देन, नहीं तो फिर नहीं देते हैं। बाकी का जो आपने 3 लीटर में देखा है, बाकी का जितना भी फ्लूइड्स देते हैं ये फिक्स नहीं है। ये फ्लूइड्स दिया जाता है जितना फीमेल का यूरिन आउटपुट होगा और जितना फीमेल का वॉमिटस आएगा। मैं मान लो 400 ml वॉमिटस है और उसका 600 ml यूरिन आउटपुट है 24 घंटे का, तो टोटल 1000 हो गया। तो 1000 मतलब 1 लीटर फ्लूइड जो है फीमेल को एक्स्ट्रा इसके अलावा चढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया ना मैंने क्या बोलना चाहा है आपको? मैंने बोला है जितना फीमेल का 24 आवर्स का यूरिन आउटपुट होगा, 24 आवर्स का यूरिन आउटपुट है, प्लस जितना उसका 24 आवर्स में वॉमिटस है। यूरिन आउटपुट और वॉमिटस 24 घंटे में जितना भी आया है उतना फ्लूइड जो है फीमेल को देना होता है। इसका मतलब ये समझना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा वॉमिटिंग किया पिला दो, यूरिन किया पिला दो, उतना फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए, सब बॉडी में जाना चाहिए, वो नहीं पिलाना है। जितना टोटल अमाउंट होता है उतना एक्स्ट्रा फ्लूइड इसके अलावा देना होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो समझ में आ गया? पहले हमने हॉस्पिटलाइज किया, फिर हमने उसको कुछ भी मुंह से लेने के लिए मना कर दिया, नहीं तो आगे आपको पता है क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मैंने बोला ना कि बार बार वॉमिटिंग करने से क्या हो सकता है, इसोफेजियल टीयर, ब्लीडिंग हो सकता है, फीमेल को अदर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने मुंह से कुछ दिया ही नहीं, हमने सीधा आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दिया, आईवी कैनुला लगाया और आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर दिया। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। अब जो हम फ्लूइड्स देते हैं उससे बेनिफिट क्या होता है? फीमेल का डिहाइड्रेशन करेक्ट होता है, फीमेल अगर कीटो एसिडोसिस में जा रही होती है वो करेक्ट होता है, फीमेल का जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो भी करेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस आईवी फ्लूइड को देने से हम किन किन चीजों को करेक्ट करते हैं। आईवी फ्लूइड से वी करेक्ट कीटो एसिडोसिस, अगर फीमेल कीटो एसिडोसिस में होगी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो फीमेल को होता है वो ठीक हो जाता है, फीमेल जो डिहाइड्रेशन में होती है वो ठीक हो जाता है। तो इन सब चीजों को हम करेक्ट करते हैं, ठीक है, आईवी फ्लूइड से हम इन चीजों को करेक्ट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन सिर्फ आईवी फ्लूइड चलाने से भी काम नहीं चलेगा, उसे एंटी एमेटिक्स भी देना पड़ेगा। तो 4th नंबर पे लिखेंगे एंटी एमेटिक्स, 4th नंबर पे लिखेंगे हम ड्रग। चलो सीधा ड्रग्स लिख लो कि भाई दवाई देंगे। दवाई में सबसे पहली कैटेगरी होगी एंटी एमेटिक्स की, एंटी एमेटिक्स की। और एंटी एमेटिक्स की कैटेगरी में हम क्या देते हैं? एंटी एमेटिक्स की कैटेगरी में हम क्या देते हैं? जैसे साइक्लाजाइन होता है, ठीक है, नाम सुना है क्या? किसी ने नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, लिख लो साइक्लाजाइन।
ठीक है, ये मैं ड्रग्स का नाम बता रही हूँ, एंटी एमेटिक की कैटेगरी में दी जाने वाली फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स यही होता है, प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में हम दे सकते हैं, जैसे साइक्लिजाइन है, प्रोमिथाजिन है, क्लोप्रोमाजीन है, वो हम दे सकते हैं, क्लोप्रोमाजीन। ठीक है, और कौन से ड्रग होते हैं, और कौन से ड्रग होते हैं बताओ। एक होता है पोरक्लोमीजीन। ठीक है, थोड़ा नाम ऐसा है, पोरक्लोप्रामिजीन। देखो लिखूंगी तभी पता चलेगा, ये प्रो है ये क्लोर है, कैसे जोड़ना है वो बता रही हूँ। प्रो क्लोर प्रामेजीन। ठीक है, प्रोक्लोप्रामेजीन मतलब बोला जाता है प्रोक्लोप्रामेजीन, देखेंगे तो ऐसा बोला जाएगा। एक है क्लोप्रोमाजीन, एक है प्रोक्लोप्रामेजीन। ठीक है, ये ड्रग्स हैं आपके एंटी एमेटिक्स में, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स में एंटी एमेटिक्स हम ये देते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हम यही देते हैं। फिर आता है कि हमारे पास ये है नहीं, तो हम सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स जो है क्या दे सकते हैं इसके अलावा। तो आप मेटाक्लोप्रामाइड दे सकते हो, ठीक है, आप डोमपेरिडोन दे सकते हो, जैसे अभी तो इंजेक्शन लगाया, बाद में आपने क्या दे दिया, डोमपेरिडोन। ठीक है, आपने क्या दे दिया, मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड। ठीक है, आप ऑन्डास्टिरॉन भी दे सकते हो, नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये ड्रग्स आपने दे दिया है। अब एंटी एमेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में सबसे पहला आपने एंटी एमेटिक्स दिया है। एंटी एमेटिक्स के अलावा और कुछ दे सकते हैं क्या, हाइपर एमेसिस, यस, हाइड्रोकॉट हम दे सकते हैं, जैसे एफकॉलिन बोला जाता है या हाइड्रोकॉर्टिजोन बोला जाता है। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को अच्छा करने के लिए भी होता है हमारा हाइड्रो। और जैसा कि हमने बोला कि एलर्जी कोई कंडीशन होगा या फिर कोई ऐसा कॉज रहा होगा, इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट एलर्जिक कॉज रहा होगा, तो हम यहाँ पे इसलिए क्या दे देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिजोन। हाइड्रोकॉर्टिजोन। तो दूसरा जो ड्रग है, पहला एंटी एमेटिक्स है और दूसरा हमने क्या दे दिया, हाइड्रोकॉर्टिजोन जो है वो दे दिया। इसके अलावा बोला जाता है फीमेल को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ड्रग्स में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जैसे कि विटामिन B1। ठीक है, 100 mg आपने वो दे दिया, विटामिन B6 दे दिया, विटामिन सी दे दिया, विटामिन B12 दे दिया, तो ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। थर्ड नंबर पे ड्रग्स में बोला जाएगा तो आप बोलोगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कुछ ये ड्रग्स हम दे सकते हैं, लाइक इसके अंदर आपका हो गया विटामिन B1, लाइक 100 mg का आता है, विटामिन B1 दे दिया, विटामिन B6 दे दिया, विटामिन सी दे दिया आपने, विटामिन B12 दे दिया। इस तरह से आप विटामिन के सप्लीमेंट्स भी फीमेल को दे सकते हो। ठीक है, विटामिन के सप्लीमेंट्स भी फीमेल को दे सकते हो। आपने क्या क्या दिया, एंटी एमेटिक्स दिया, आपने क्या दिया, हाइड्रोकॉर्टिजोन दिया, आपने क्या दिया, इसके अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यानी कि जो विटामिन थे वो आपने फीमेल को सप्लीमेंट्स में दिया, क्योंकि वो भी करेक्ट करना है, वो भी तो करेक्ट करना है। इतना ज्यादा फीमेल ने वॉमिटिंग हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो आप उसको भी करेक्ट करने के लिए ये चीजें फीमेल को दोगे। समझ में आ गया। तो ये एक तरह से हमारा क्या होता है डियर, मैनेजमेंट होता है कि हमने हॉस्पिटलाइज करके फीमेल को आईवी फ्लूइड चलाया, एनपीओ रखा और हमने दवाई दे दी। लेकिन नर्सिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे एज अ नर्सिंग हमारा क्या रोल रहता है, दवाई तक तो ठीक है कि ये चलो मैनेजमेंट होता है, यही मैनेजमेंट होगा, बट हम नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बताओ क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हम करेंगे। एक फीमेल को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है और एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको इस सिचुएशन में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे कि सबसे पहली चीज जब फीमेल एडमिट हुई तो हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, हम सबसे पहले फीमेल को आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे कि इस कंडीशन में फीमेल को यही जरूरी है कि हमने आईवी फ्लूइड्स लगाया। ठीक है, एडमिनिस्टर द आईवी फ्लूइड्स, या फिर कोई एंटी एमेटिक्स लिखा हुआ है, एंटी एमेटिक्स। ठीक है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में कोई विटामिन लिखा हुआ है या कोई अदर ड्रग्स जो भी है, विटामिन लिख देती हूं अगर कोई विटामिन बहुत ज्यादा फीमेल को कमी है, एंड अदर ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड, अदर ड्रग्स as prescribed
बाय द डॉक्टर, एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लाइन पे क्या किया, नर्सिंग मैनेजमेंट में यही काम होता है कि सिर्फ आप साइकोलॉजिकल या इमोशनल सपोर्ट देके काम नहीं चला सकते। सबसे प्रायोरिटी में होगा कि हम फीमेल को आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे, एंटी एमेटिक्स देंगे, विटामिन देंगे एंड अदर ड्रग्स, जो भी दवाई लिखी होगी सबसे पहले हम उस फीमेल को दवाई लगाएंगे, सबसे पहले हम फीमेल को वही दवाई देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट काम होगा स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग। स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग, 24 घंटे का इनटेक आउटपुट, जितनी बार यूरिन गई, जितना लिक्विड दिया, जितना आईवी फ्लूइड चल रहा है, स्ट्रिक्ट आईओ करना है। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग आपको यहां पे करना है। ठीक है, एसेस द स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्टिंग। थर्ड नंबर पे हम क्या चीजें एसेस करेंगे, सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। फिर हम यहां पे चेक करते स्टेट मींस एसेस द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हम यहां पे क्या असेसमेंट करेंगे, एसेस द स्टेट ऑफ हाइड्रेशन। फीमेल डिहाइड्रेट तो नहीं है, कितनी ज्यादा हाइड्रेटेड है, तो हम उसके हाइड्रेशन लेवल को चेक करेंगे। ठीक है, हम उसके हाइड्रेशन लेवल को क्या करेंगे डियर, चेक करेंगे। नेक्स्ट है हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, डेली वेट चार्टिंग। डेली फीमेल का वेट चार्टिंग, क्योंकि आपने देखा था वेट लॉस हो रहा है, तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारा काम है कि हम उसका डेली वेट चार्टिंग करेंगे। हमारे चार्ट में, नर्सिंग में सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। हमने वेट चार्टिंग किया, हमने आईओ चार्टिंग किया, हमने हाइड्रेशन लेवल को चेक करके लिखा। इसके अलावा फीमेल का वाइटल साइन असेसमेंट करेंगे, क्योंकि रैपिड प्लस लो बीपी आपने क्लिनिकल फीचर्स में लिखा था, तो वाइटल साइन को चेक करना भी हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, एसेस द वाइटल साइन, assessment of the vital sign of female, जिसमें स्पेशली हम पल्स रेट को, बीपी को, टेम्परेचर को तो चेक करना है, और वो भी एटलीस्ट ट्वाइस डेली, या फिर एवरी शिफ्ट आप लिख सकते हो। इन एवरी शिफ्ट वी हैव टू चेक द वाइटल साइन ऑफ द फीमेल। ठीक है, एवरी शिफ्ट वी हैव टू चेक द वाइटल साइन ऑफ द फीमेल, और नहीं तो कम से कम दिन में 2 बार तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, चेक द फीमेल यूरिन फॉर एसीटोन, प्रोटीन एंड अदर लैब टेस्ट। ये सब तो यूरिन टेस्ट भेजना होता है। ठीक है, ये सब तो हमें यूरिन टेस्ट के लिए भेजना होता है कि कहीं उसमें यूरिन में बाइल तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है, ये सब तो चेक करना पड़ेगा। यानी कि ये जो यूरिन का सैंपल है, ये बायोकेमिस्ट्री में हमें भेजना है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या करना है, इसका मतलब पूरा यूरिन टेस्ट जो है वो करवाना है। क्लियर है भाई, तो हमने यूरिन टेस्ट के लिए भी बोलना है। और अगर फीमेल का पोटेशियम एबनॉर्मल आता है, एज अ नर्सिंग ऑफिसर मान लो मैंने इस फीमेल का एक रिपोर्ट देखा जिसमें मुझे दिखाया कि फीमेल का पोटेशियम इज एबनॉर्मल, पोटेशियम इज एबनॉर्मल, इसका पोटेशियम एबनॉर्मल है, तो डॉक्टर के बोलने से पहले ही हम उसका एक ईसीजी करके रख सकते हैं। ठीक है, हम एक ईसीजी करवा सकते हैं, या फिर डॉक्टर ने बोला है तो ईसीजी भी हमें करके रखना होता है। जब पोटेशियम उसका एबनॉर्मल चल रहा होता है तो ईसीजी मॉनिटरिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात हम करेंगे कि एज अ नर्सिंग ऑफिसर भाई डाइट पे भी ध्यान देना है, डाइट पे भी ध्यान देना है। तो डाइट कैसा दोगे फीमेल को, डाइट कैसा दोगे मुझे बताओ। हम फीमेल को पहले तो लिक्विड दिया, 24 घंटे तक तो कुछ देना ही नहीं है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि चलो इसका ओरल स्टार्ट कर दो, डाइट में इफ ओरल स्टार्ट किया है, डॉक्टर ही बताते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है आप एक काम करो ओरल स्टार्ट कर दो, तो हम ड्राई कार्बोहाइड्रेट फूड्स देंगे, लाइक बिस्किट। ड्राई कार्बोहाइड्रेट फूड्स क्या होता है, ड्राई कार्बोहाइड्रेट फूड्स लाइक बिस्किट। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि सो के उठते ही आप बोलेंगे कि बिस्किट रखो, वॉमिटिंग नहीं होगा। कोई ब्रेड है, टोस्ट है, कुछ भी है तो फीमेल ले सकती है। ठीक है, तो बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, कोई टोस्ट हो गया, इस तरह की चीजें हम बोलते हैं फीमेल को लेना है, मीन्स ड्राई कार्बोहाइड्रेट फूड्स लेने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खाना। आप बोलोगे जैसे ही ओरल स्टार्ट होता है तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, स्मॉल एंड
फ्रीक्वेंट मील्स। ठीक है, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने के लिए बोलेंगे तो ये भी आपको याद रखना है कि फीमेल को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेना है। और अगर ओरल फ्लूइड हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिन ओरल फ्लूइड स्लोली। ठीक है, बहुत ही स्लोली स्टार्ट करना है। अगर हम ओरल फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, ओरल फ्लूइड स्टार्ट स्लोली, स्लोली विद लिक्विड्स, विद जो भी फ्लूइड्स आप दे रहे हो, ओरल फ्लूइड स्टार्ट स्लोली, मतलब जो भी फ्लूइड आपने स्टार्ट किया थोड़ा स्लो स्टार्ट करना। एक ही बार 4 ग्लास पानी नहीं पिलाना है एकदम से, फिर फीमेल को वॉमिटिंग हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके पिलाना है। और एट लास्ट, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द फीमेल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द फीमेल। फीमेल को क्या करना है भाई, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना है कि सब ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी फीमेल को होती है, सारी फीमेल ठीक हो के जाती हैं, बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई देखो वैसे कॉम्प्लिकेशन में बच्चे के अंदर भी लो बर्थ वेट हो सकता है, या फिर जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग वो बहुत छोटा होता है बच्चा, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रहता है तो हो सकता है। इन शॉर्ट टाइम अगर टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इन सब के लिए फीमेल को काउंसिल करना है, थोड़ा सपोर्ट देना है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द फीमेल। दैट्स ऑल अबाउट द हाइपरएमेसिस ग्रेविडियरम। यही है आपका पूरा का पूरा हाइपरएमेसिस ग्रेविडियरम। ठीक है भाई, तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने टॉपिक पढ़ा है एक आपका हाइपरएमेसिस ग्रेविडियरम। इसका कॉजेस क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये आपने देखा है। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इसमें हम ड्रग्स कौन से देंगे, दवाई कौन सी देते हैं, इसके अलावा इसके अंदर हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो ये हमने एक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा है जो है हाइपरएमेसिस ग्रेविडियरम। बट इसका होमवर्क कुछ नहीं है, आप शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। ये देखो किसी के कॉम्प्लिकेशन में भी पूछा जाता है, जस्ट आपको एक बार क्या करना है, नोट्स तो बनाना ही है, रीड करो, रिवाइज करो एंड बस एग्जाम में अप्लाई कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही होगा, जैसे ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, एबॉर्शन है। ठीक है, ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एबॉर्शन, हाइडेटिफॉर्म मोल एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्योंकि फीमेल को अर्लीस्ट पीरियड में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ द ब्लीडिंग इन्हीं 3 कारण की वजह से होता है, जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, यही 3 टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है। तो एक एक करके आपको ये मिल जाएगा, जैसे आपको हाइपरएमेसिस ग्रेविडियरम मिलेगा वैसे ही आपको क्या मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एबॉर्शन, वैसे ही मोलर प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये तीनों ही टॉपिक ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी में आता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल को ब्लीडिंग इन्हीं 3 कारण की वजह से होता है, या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन जो ब्लीडिंग का होता है वही 3 कारण है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, कैसे सिम्टम्स होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, वो हम देखेंगे। देखो मैनेजमेंट मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ मैंने हाइपरएमेसिस ग्रेविडियरम में बताया, बट आगे जब हम ब्लीडिंग पढ़ेंगे उन सबका मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो ऐसा नहीं है कि एबॉर्शन पढ़ रहे हैं अलग से पढ़ रहे हैं, हाइडेटिफॉर्म मोल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबका अलग से होगा, जैसा उसका मैनेजमेंट होता है। जैसा हम मेडिकल मैनेजमेंट और ड्रग्स पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपना नर्सिंग प्रायोरिटी सेट करते हैं। अब तक आपको नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट देखकर, सर्जिकल मैनेजमेंट देखकर नर्सिंग डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बनाना सीख गए होंगे। इसी तरीके से आगे आपको टॉपिक्स में करते जाना है। वैसे साथ साथ में बताती जाऊंगी, बट एग्जाम में तो बस वही नर्सिंग असेसमेंट करो, डायग्नोसिस करो, इंप्लीमेंटेशन करो और फिर इवैल्यूएशन करो, यही हमें करना होता है। ठीक है, तो एक एक टॉपिक करके नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।